नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला 9 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और इस प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम देखेंगे जो भी भारत के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न राज्यों में जो भी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर स्थित हैं, जो पर्वत शिखर हैं सबसे ऊंचे, और जो इन पर्वतों के मध्य जो घाटियाँ हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं राज्यों से संबंधित भारत के संदर्भ में तो वो यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक ही राज्य में बहुत सारी पर्वत शिखर और घाटियाँ हैं, तो सारी की सारी हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। जो भी उन राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, वह सारी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, और वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों से साझा करें। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लॉग साइट को विजिट कर सकते हैं। आप हमारी ब्लॉग साइट तक सीधे सीधे गूगल सर्च के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं। आपको गूगल में सर्च करना है स्टडी सर्च पॉइंट, तो आप सीधे सीधे हमारी ब्लॉग साइट तक पहुँच पाएंगे। इसके अलावा हमारे चैनल पर विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले सामान्य अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके वीडियो के अंक लगातार हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के संबंधित वीडियो के अंकों को देख सकते हैं। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हों, वीडियो में सुधार को लेकर के, वीडियो में त्रुटि को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो के अंकों में इन चीज़ों में सुधार करके आप तक बेहतर से बेहतर वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए शुरू करेंगे आज की इस प्रश्न श्रृंखला को, जिसमें हम बात कर रहे हैं पर्वतों के बारे में और उन पर्वतों के मध्य जो घाटियां स्थित हैं उनके बारे में। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है K2 गॉडविन ऑस्ट्रिन, जिसको कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन बी जास्कर पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन सी काराकोरम पर्वत श्रेणी में, ऑप्शन डी तिब्बत पर्वत श्रेणी में। तो इन चार पर्वत श्रेणियों में से आपको बताना है कि जो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, वह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो देखिए, जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। और अगर हम लोकेशन की हम बात करें तो लद्दाख क्षेत्र में गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर यह स्थित है, और यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। इसके नीचे जो है कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला आती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जास्कर पर्वत श्रृंखला यानी कि महान हिमालय आता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ये शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है गॉडविन ऑस्टिन, और यहाँ पर टॉप में हम देखते हैं कि कश्मीर से ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है कि पामीर की गांठ है, वहाँ से आपके यह जो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार इस तरह से हम देखने को हमें मिलता है तिब्बत के क्षेत्र में, ठीक है। तो गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये गॉडविन ऑस्टिन है काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और यह पाकिस्तान अधिकृत यानी कि POK में ये अवस्थित है, ठीक है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पाकिस्तान अधिकृत लद्दाख का जो क्षेत्र है अब, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य को। तो लद्दाख जो अधिकृत पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ पर ये K2 गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है। चलिए, और इसका नाम जो है कि वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, गॉडविन ऑस्टिन नाम अंग्रेजों ने दिया है K2 का, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले किस महिला ने चढ़ा था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल ने, ऑप्शन बी कोरोलिन मिकेलसन ने, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी जुको ताबेई ने। तो इन चार महिलाओं में से आपको नाम बताना है कि किसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को चढ़ने में सफलता प्राप्त करी थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, जुको ताबेई के द्वारा सबसे पहले 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया, 1975 में। और जो ये जुको ताबेई हैं यह जो है कि जापान की पर्वतारोही रही हैं, ठीक है, जापान की पर्वतारोही हैं। और इन्होंने ही विश्व की जो 7 महाद्वीप हैं विश्व के, और उन इन 7 महाद्वीपों की जो भी सबसे ऊंची चोटियां, जैसे एशिया का जो है कि माउंट एवरेस्ट हो गया,
तो यूरोप का जो है कि यूराल पर्वत हो गया। तो इन सभी को इन्होंने सबसे पहले फतेह किया था। इन सभी की चोटियों को इन्होंने चढ़ा है। जितने भी 7 के 7 महाद्वीपों में जो भी सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं 7 महाद्वीपों के, उन सभी को सबसे पहले फतेह करने वाली महिला भी जुको ताबेई हैं, जो कि जापान की पर्वतारोही हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ विश्व की 7 महाद्वीपों की 7 पर्वत शिखरों को सबसे पहले फतेह करने वाली महिला हैं जुको ताबेई। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सबसे कम समय अंतराल में 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारतीय महिला हैं। ऑप्शन ए मधु यादव, ऑप्शन बी चंद्रप्रभा एतवाल, ऑप्शन सी संतोष यादव, ऑप्शन डी सुनीता गोद्रा। तो पूछा जा रहा है कि सबसे कम समय अंतराल में किस भारतीय महिला ने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह किया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। संतोष यादव ने, जो कि दूसरी महिला हैं भारत की माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली। और पहली अगर महिला की अगर हम बात करते हैं भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली, तो बछेंद्री पाल हैं, जिन्होंने जो है कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतेह करी थी। और माउंट एवरेस्ट चढ़ने में इन्होंने मतलब सफलता प्राप्त करी हुई थी बछेंद्री पाल ने 1984 में। ठीक है, और बछेंद्री पाल के बाद दूसरी महिला बनी है संतोष यादव माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली। और इन्होंने कम समय के अंतराल में ही, सबसे कम समय के अंतराल में माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने में सफलता प्राप्त करी है संतोष यादव ने। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। हिमालय की सबसे नहीं होना चाहिए था, हिमालय की ऊंची चोटी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद जो है कि गॉडविन आस्टिन आती है, फिर जा करके जो है कि नंदा देवी आती है, तो तब जा करके बाद में फिर कंचनजंगा का स्थान आता है। तो कंचनजंगा की यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंचनजंगा कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो कहाँ पर है स्थित ये आपको बताना था। तो इसका जो सही उत्तर होगा, कंचनजंगा जो है कि भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पर है, ये भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर है। और ये विश्व की जो है कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं। और भारत की जो है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी ये। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कही जाएगी कंचनजंगा, और विश्व की मान सकते हैं कि तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है कि 85-98 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कितनी है, 85-98 मीटर की ऊंचाई है कंचनजंगा की, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। और साथ ही जो है कि नेपाल सीमा से लगा हुआ ये क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऊंचाई आपको ध्यान दे रखनी है, 85-98 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इससे के अलावा जो है कि आपको ध्यान देना है कि जो हमने 86-11 मीटर की ऊंचाई आपको बताई थी, किसकी, गॉडविन आस्टिन यानी कि K2 की ऊंचाई बताई है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखना है 88-84 मीटर है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ लद्दाख की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात कर लेते हैं। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो देखिए, कश्मीर के क्षेत्र में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नंगा पर्वत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नंगा पर्वत से ऊपर जो पर्वत आता है कश्मीर के क्षेत्र में, वह आता है बुर्रासर पर्वत। ठीक है, बुर्रासर पर्वत आता है जम्मू कश्मीर में, बुर्रासर। ठीक है, सबसे ऊपर जो है कि कश्मीर क्रम से लगाने को आएगा तो बुर्रासर पर्वत पहले आएगा, फिर नंगा पर्वत आता है। नंगा पर्वत के नीचे को अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आता है हरमुख पर्वत आता है, जम्मू कश्मीर में ही हरमुख पर्वत। हरमुख पर्वत से नीचे हम आएंगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक जो पर्वत है वो है सनसेट पर्वत। ठीक है, सनसेट पर्वत भी जम्मू कश्मीर में ही है। अगर लद्दाख की अगर हम बात करें, इतना पूरा क्षेत्र इधर का लद्दाख का है, तो लद्दाख के क्षेत्र में यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले जो पीक आता है वो बोल्ड पीक आता है। बोल्ड पीक के बाद यहाँ पर जो कि गॉडविन आस्ट्रिन आता है, K2। ठीक है, जिसको कहा जाता है K2, काराकोरम पर है। और K2 से नीचे की तरफ अगर हम उतरते हैं तो यहाँ पर के इधर पर के क्षेत्र में, ठीक है, ग्रेसर ब्रूम से पहले जो है कि जो पर्वत आता है, पर्वत यहाँ पर है, वह आप देखेंगे कि एक जो पर्वत आता है जिसका नाम है अप्सर सास पर्वत आता है। ठीक है, अप्सर सास पर्वत आता है। उसके बाद जो है कि ग्रेसर ब्रूम पर्वत यहाँ पर आता है। ग्रेसर ब्रूम पर्वत के नीचे जो पर्वत आता है वो है
साल तारो कांगड़ी, या इसको जो है कि सलटोर कांगड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है, सलटोर कांगड़ी या साल तारो कांगड़ी, ठीक है। तो यह पर्वत आता है। फिर इसके नीचे की तरफ हम आते हैं तो K12 पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। K12 पर्वत श्रृंखला आती है। इससे नीचे को अगर हम आएंगे तो यहाँ पर जो है कि जकोर पर्वत आएगा, ठीक है। जकोर पर्वत से नीचे की तरफ हम आते हैं तो नन पर्वत यहाँ पर आता है, NUN, ठीक है, NUN, नन पर्वत भी यहीं पर आता है लद्दाख में। और उसके नीचे की तरफ आते हैं तो डोडा पर्वत आता है। डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी की। और यहाँ पर ये डोडा पर्वत है, तो डोडा पर्वत लद्दाख में आता है, ठीक है। हिमाचल क्षेत्र में जो है कि बॉर्डर के क्षेत्र में जो एक पर्वत आता है लद्दाख के क्षेत्र में, जिसका नाम है मल्लिका पर्वत, ठीक है। मल्लिका पर्वत भी यहीं पर आता है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की अगर हम पर्वतों की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो आपको ध्यान देना है, सबसे टॉप में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से नीचे की तरफ को हमें आना है। इस तरह से हम आएंगे तो यहाँ पर जो है कि हनुमान टिब्बा पर्वत आता है। हनुमान टिब्बा के बाद जो कि इंद्रासन पर्वत आता है। सारे पर्वत महत्वपूर्ण है, ध्यान देने आपको। इंद्रासन पर्वत आता है। इंद्रासन पर्वत के नीचे जो है कि आपका पर्वत आता है पार्वती पर्वत, ठीक है। पार्वती पर्वत से नीचे की तरफ हम आएंगे तो जो है कि गंग चुआ पर्वत यहाँ पर आता है, जो कि चीन के क्षेत्र में तिब्बत का बॉर्डर से लगा हुआ है, ठीक है, तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है गंग चुआ पर्वत, ठीक है। और गंग चुआ पर्वत से नीचे की तरफ हम आते हैं उत्तराखंड की तरफ से, तो यहाँ पर जो है कि रंगग्रिक पर्वत भी आता है। रंगग्रिक पर्वत की रेंज आती है, रंगग्रिक रेंज यहाँ पर आती है, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी। देखिए अब उत्तराखंड के पर्वतों की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर उत्तराखंड के पर्वतों को लेके चलेंगे। सबसे ऊपर जो यहाँ पर पर्वत आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्वत आता है वह आता है श्री कैलाश पर्वत। श्री कैलाश पर्वत के नीचे जो है कि गंगोत्री पर्वत आता है, ठीक है। गंगोत्री पर्वत के पास में ही हम देखते हैं कि सरस्वती पर्वत यहाँ पर आता है। सरस्वती पर्वत की तरफ से हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो मुकुट पर्वत यहाँ पर आता है। मुकुट से नीचे जो है कि कामेट पर्वत यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो कामेट पर्वत से नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो अगला पर्वत जो आएगा वह आपका आएगा सतोपथ पर्वत आएगा, ठीक है, सतोपथ आता है। सतोपथ से नीचे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि चौखंबा पर्वत यहाँ पर आता है। फिर चौखंबा के बाद हाथी पर्वत आएगा। हरदेवल पर्वत यहाँ पर आता है, ठीक है, जो कि गंगोत्री पर्वत का ही एक विस्तार है आगे को, हरदेवल पर्वत, ठीक है। फिर यहाँ पर नंदा त्रिशूल पर्वत आता है। त्रिशूल के बाद जो कि नंदा देवी आता है चमोली में, सारी चमोली में ही है त्रिशूल नंदा देवी, ठीक है। फिर नंदकोट पर्वत यहाँ पर आता है। पंचाचूली यहाँ पर आता है फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको ध्यान देने हैं। तो बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की तरफ। जितने भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी यहाँ पर हमने आपको क्रम से लगाने की कोशिश करी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, पांचवा प्रश्न। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी किस हिमालय में स्थित है? भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी किस हिमालय पर्वत में स्थित है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए महान हिमालय में, ऑप्शन बी लघु हिमालय में, ऑप्शन सी गढ़वाल हिमालय में, ऑप्शन डी नेपाल हिमालय में। तो नंदा देवी किस हिमालय में स्थित है यह आपको बताना था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, महान हिमालय में। वैसे तो ये गढ़वाल हिमालय के क्षेत्र में स्थित है, लेकिन महान हिमालय का भाग है, तो महान हिमालय का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। महान हिमालय में आती है आपकी नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड में चमोली जनपद में ये स्थित है नंदा देवी। और नंदा देवी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और वहीं 1988 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंदा देवी की ऊंचाई की अगर बात करें 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, और 1982 में इसको बनाया गया है राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कुल्लू घाटी किन दो राज्यों के मध्य अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी के बारे में बात हो रही है। तो कुल्लू घाटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए है मध्य हिमालय शिवालिक श्रेणी के मध्य है, ऑप्शन बी पीर पंजाब और शिवालिक श्रेणी के मध्य है, ऑप्शन डी धौलाधार और पीर पंजाब के मध्य स्थित है, ऑप्शन डी पीर पंजाल और जासकर श्रेणी के मध्य है। तो कुल्लू घाटी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है, और हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत ये धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, धौलाधार और
पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख घाटी है, हिल स्टेशन है, वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से मरखा घाटी कहाँ स्थित है? मरखा घाटी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी लद्दाख में। तो मरखा घाटी की बात यहाँ पर हो रही, तो मरखा घाटी जो है कि अब यहाँ पर लद्दाख में आ जाएगी इसकी स्थिति, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है लद्दाख अलग 31 अक्टूबर 2019 से। तो लद्दाख में मरखा घाटी की स्थिति है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में थुयांग घाटी स्थित है? तो थुयांग घाटी किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। थुयांग घाटी जो है आपके ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन डी लद्दाख में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। तो थुयांग घाटी आपको बताना था किस राज्य में स्थित है। तो थुयांग घाटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में जो सिक्किम राज्य की राजधानी जो है गंगटोक जो राजधानी है, गंगटोक से 150 किलोमीटर की दूरी पर यह जो है कि थुयांग घाटी स्थित है। और थुयांग घाटी अपने डेड रोडोडेड्रॉन, ठीक है, किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे रोडोडेड्रॉन की झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, रोडोडेड्रॉन की पहाड़ियों के लिए झाड़ियों के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? तो थुयांग घाटी प्रसिद्ध है, जो कि सिक्किम में है। रोडोडेड्रॉन की झाड़ियों के लिए ये घाटी प्रसिद्ध रही है। ठीक है, बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, जुकू घाटी कहाँ स्थित है? जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना। ऑप्शन है उत्तराखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो जुकू घाटी कहाँ स्थित है ये आपको बताना था। जुकू घाटी जो है स्थित है नागालैंड में है। और जुकू घाटी जो है वो जफू श्रेणी यहाँ पर है, जफू पर्वत श्रेणी है। तो जफू पर्वत श्रेणी में ही जुकू घाटी स्थित है नागालैंड राज्य में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नागालैंड राज्य में जुफू जो श्रेणी है उसी के अंतर्गत जुकू घाटी यहाँ पर आती है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पूछा जा रहा है 10वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है। इसके बाद कुछ प्रमुख घाटियां और पर्वतों की स्थिति देखेंगे राज्यों में। तो आखिरी प्रश्न यहाँ पर है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए नेलांग घाटी को, ऑप्शन बी सांगला घाटी को, ऑप्शन सी शांत घाटी को, ऑप्शन डी दोन घाटी को। देखिए जो सही उत्तर इसका होगा इन ऑप्शनों में नहीं दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन मिस हो रखा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, अभी हमने आपको बताया था थुयांग घाटी, बताया था कि सिक्किम राज्य में स्थित है और जो है कि रोडोडेड्रॉन की झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसी को यहाँ पर हॉट स्प्रिंग घाटी के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग के रूप में थुयांग घाटी को जाना जाता है। या किस घाटी को हॉट स्प्रिंग घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो थुयांग घाटी को जाना जाता है, सिक्किम राज्य में ये स्थित है। ठीक है, नेलंग घाटी की अगर बात करते हैं तो नेलंग घाटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत है और जो कि चीन से लगे हुए सीमा का ये क्षेत्र है नेलंग घाटी। और ये 1962 के चीन युद्ध के बाद ये घाटी पूरी तरह बंद कर दी गई थी पर्यटकों के लिए, लेकिन 2015 में इसको पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया है नेलांग घाटी को। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में है, जो कि उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत तिब्बत से सटी हुई सीमा के क्षेत्र में ये घाटी स्थित है। सांगला घाटी की बात करें तो सांगला घाटी आपको ध्यान देना है, ये सांगला घाटी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल में है। और हिमाचल में भी ये किन्नौर, ठीक है, किन्नौर जिले के अंतर्गत, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले के अंतर्गत आता है सांगला घाटी, हिमाचल प्रदेश में है सांगला घाटी। शांत घाटी की बात करें, शांत घाटी हो या यहाँ पर मौन घाटी हो या इसको साइलेंट घाटी यहाँ पर कह लें, मौन घाटी, साइलेंट घाटी, शांत घाटी जो है कि केरल राज्य में है। और केरल राज्य में ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पर है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है केरल राज्य में। और यह पलकक्कड़, ठीक है, पलकक्कड़ पालघाट जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, पलकक्कड़ पालघाट जिले के अंतर्गत शांत घाटी नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है केरल राज्य में। दोन घाटी की बात करते हैं तो दोन घाटी उत्तराखंड राज्य में है, देहरादून में दोन घाटी है, देहरादून जो राजधानी है देहरादून की, उत्तराखंड राज्य की। तो दून घाटी जो है आपके शिवालिक पर्वत श्रृंखला और मध्य हिमालय के मध्य में है। ठीक है, शिवालिक पर्वत और मध्य हिमालय के मध्य में है दून घाटी स्थित है। ठीक है,
चलिए, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलेंगे मानचित्र में, जो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर हैं उसको हम कवर करेंगे। हमने उत्तराखंड तक के जो पर्वत श्रृंखलाएं थी वो यहाँ पर देख ली थी। तो अब बात करेंगे सिक्किम राज्य के संदर्भ में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो सिक्किम राज्य में जो आपको सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे प्रमुख पर्वत तो कंचनजंगा ही है, जो कि नेपाल की सीमा से लगा हुआ है और सिक्किम राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तो कंचनजंगा पहला है, और कंचनजंगा के अलावा आपको यहाँ पर एक और ध्यान देना है जिसका नाम है खांग खांग चेंग्याओ। खांग चेंग्याओ, ठीक है। खांग चेंग्याओ पर्वत भी कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है खांग चेंग्याओ, ठीक है। खांग चेंग्याओ, और एक पर्वत और है जोग सोंग। जोंग सोंग पर्वत भी कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में ही है जोंग सोंग। जोंग सोंग पर्वत, खांग चेंग्याओ पर्वत, ठीक है। सबसे पहले खांग चेंग्याओ पर्वत आएगा टॉप में। खांग चेंग्याओ पर्वत के नीचे की तरफ हम आएंगे तो जोंग सोंग पर्वत आएगा। जोंग सोंग पर्वत के नीचे आएगा कंचनजंगा पर्वत। कंचनजंगा पर्वत के नीचे एक और पर्वत आता है जिसका नाम है जलग कंग पर्वत, ठीक है। जलग कंग पर्वत, जलग कंग पर्वत, ठीक है। जलग कंग पर्वत भी कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य के पर्वतों की। तो अरुणाचल प्रदेश में जो सबसे पहले यहाँ पर आता है, इस तरह से हम चलने की कोशिश करेंगे अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे तो इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर आता है एक पर्वत है चीन तिब्बत के साथ लगे हुए बॉर्डर पे, गोरी चंग पर्वत जिसको कहते हैं, ठीक है। गोरी चंग पर्वत, गोरी चंग पर्वत कहाँ पर है? आपके सिक्किम राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर डाफला की पहाड़ियाँ आती हैं, डाफला पर्वत आता है। डाफला पर्वत से आगे हम बढ़ते हैं तो मीरी पहाड़ी यहाँ पर आती है। डाफला और मीरी पहाड़ी के बीच में एक और पर्वत है जिसका नाम है पारबोपो। पारबो पारबोपो पारबोपो पर्वत भी यहाँ पर आता है, ठीक है। डाफला और मीरी पहाड़ी के मध्य में, मीरी पर्वतों के मध्य, डाफला और मीरी पर्वतों के मध्य पार पारवोपो पर्वत यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जो है कि मीरी पर्वत के बाद आगे को हम बढ़ते हैं तो अबोर पहाड़ी आती है। अबोर पहाड़ी के बाद जो है कि मिसमी पहाड़ी आती है। मिसमी और अबोर पहाड़ी के मध्य एक पर्वत श्रृंखला और स्थित है जिसका नाम है कोमदी पर्वत है। क्या है? अबोर और मिसमी पहाड़ी के मध्य जो कि कोमदी पर्वत स्थित है, ठीक है। कोमदी पर्वत। और मिसमी पहाड़ी के बाद जो अंत में यहाँ पर जो आपका चीन से लगा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला और है जिसका नाम है केलिंगो पर्वत, ठीक है। केलिंगो पर्वत यहाँ पर आता है, सबसे लास्ट में केलिंगो पर्वत आता है। अब केलिंगो पर्वत यहाँ पर आता है। केलिंगो पर्वत से अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं इस तरह से, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है सबलाई पर्वत आता है। कौन सा पर्वत आता है? सबलाई पर्वत आता है। सबलाई पर्वत यहाँ पर आता है तो सबलाई पर्वत से नीचे को जो पर्वत आता है दफा बुम पर्वत आता है, ठीक है। दफा बुम पर्वत यहाँ पर आता है अगला पर्वत। दफा बुम पर्वत के नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे, यानी कि नागालैंड की तरफ अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर आएगा सारंग मैडिन बोलें या मदिन बोलें, सारंग मदिन या मैडिन, तो वह पर्वत यहाँ पर आता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान देनी है। अब बढ़ेंगे नागालैंड पर्वत की के बारे में बात करें। सबसे पहला पर्वत तो आपको ध्यान देना है सारामती, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागालैंड में है सारामती जो कि हिमालयी पर्वत का ही भाग है। पटकई और नागा हिल्स के अंतर्गत ये पर्वत शिखर है, ठीक है। पटकई नागा हिल्स के अंतर्गत ये आता है सारामती, ठीक है, और जो कि पटकई का ही भाग है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले जो आपके इसमें कौन से नागालैंड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो नागालैंड में जो सबसे पहले यहाँ पर जो पर्वत आता है उसमें जो आपको ध्यान देना है, टॉप में जो पर्वत यहाँ पर आएगा उसका नाम है माउंट ती। माउंट ती ई पर्वत यहाँ पर है, माउंट ती पर्वत आता है। माउंट ती पर्वत के नीचे की तरफ हम आएंगे, नागा हिल्स आती है। नागा हिल्स के अंतर्गत ही सारामती पर्वत फिर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले ती पर्वत आएगा, फिर नागा हिल्स आएगी, फिर सारामती पर्वत आएगा। फिर सारामती पर्वत से नीचे की तरफ हम आएंगे तो जपो पर्वत आएगा, जपो पर्वत यहाँ पर आएगा। जपो पर्वत के नीचे की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर आएगा गलोरी पर्वत आएगा, ठीक है। कौन सा? गलोरी पर्वत आएगा। गलोरी पर्वत से नीचे की तरफ हम मणिपुर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा मोल लेन पर्वत यहाँ पर आएगा। कौन सा? मोल लेन आएगा, मोल लेन पर्वत यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो मोल लेन पर्वत यहाँ पर आएगा मणिपुर की बॉर्डर में। अब मणिपुर की अगर पर्वत की बात करते हैं तो मणिपुर में जो है कि मणिपुर हिल्स, मणिपुर की पहाड़ियाँ तो आपको पता ही हैं। तो उसी के अंतर्गत जो है कि एक पर्वत आता है माउंट आईएसओ पर्वत यहाँ पर आता है। माउंट आईएसओ पर्वत से नीचे की तरफ अगर हम आएंगे
जो माउंट आईएसओ की स्थिति है यहाँ पर लगभग आती है। तो माउंट आईएसओ से नीचे हम आते हैं तो लाईकोट पर्वत यहाँ पर आता है। लाईकोट पर्वत से नीचे की तरफ हम आएंगे तो कोईब्रू पर्वत यहाँ पर आता है। कौन सा? कोयूब्रू यहाँ पर कह लें या कोईब्रू कह लें, ठीक है, कोईब्रू या कोयूब्रू, ठीक है, कोयूब्रू पर्वत यहाँ पर आता है जो कि आपका मणिपुर में है, ठीक है। अब बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम राज्य ये है, तो मिजोरम में एक मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपको ब्लू पीक याद करना ही है मिजोरम में, ठीक है। और मिजोरम राज्य में बहुत सारे पर्वत हैं जो कि तांग नाम से ही संबंधित हैं। तांग नाम से संबंधित जितने भी पर्वत आएंगे वो आपके मिजोरम में होंगे, तांग नाम से संबंधित पर्वत, ठीक है। बहुत सारे पर्वत हैं तो उनके नाम हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक नाम देख लेते हैं जो है कि जिसका नाम है रेइक पर्वत यहाँ पर है, और वापर तांग और रेइक तांग वापर तांग, इस तरह से जो भी पर्वत आएंगे वो आपके मिजोरम में आएंगे, ठीक है। ब्लू पीक यहाँ पर सबसे ऊंची है, नीला पर्वत जिसको कहते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसी ब्लू पीक से ऊपर जो एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम है लुसाई पर्वत, ठीक है। लुसाई पर्वत और ब्लू पीक ये दोनों के दोनों कहाँ पर हैं? मिजोरम राज्य में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके नीचे की तरफ हम यहाँ पर आते हैं, लुसाई पर्वत के नीचे जो एक पर्वत आता है जिसका नाम है फाइंगपुरी पर्वत, फाइंगपुरी, ठीक है, फाइंगपुरी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, फाइंगपुरी इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। फाइंगपुरी पर्वत आएगा। फाइंगपुरी पर्वत के बाद यहाँ पर ब्लू माउंटेन आता है, ब्लू पीक आता है। ब्लू पीक से नीचे एक पर्वत और आता है जो महत्वपूर्ण है जिसका नाम है दिलतांग पर्वत यहाँ पर आता है, ठीक है। दिलतांग पर्वत इसके नीचे यहाँ पर आता है। त्रिपुरा के क्षेत्र में एक पर्वत आपको याद करने की जरूरत है जो कि यहाँ पर लगभग इसकी स्थिति है, जिसका नाम है अथारामुरा, ठीक है। अथारामुरा पर्वत कहाँ पर है? त्रिपुरा में है, और त्रिपुरा हिल्स त्रिपुरा में ही होंगी, तो अथारामुरा पर्वत कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। अब बात करेंगे हम मेघालय की। मेघालय क्षेत्र यहाँ पर है, तो मेघालय की एक प्रमुख चोटी तो आपको ध्यान देना है, नोकरेक, जो कि गारो पहाड़ी का पर्वत है, गारो हिल्स की ये पर्वत है नोकरेक से आगे की तरफ अगर हम इस तरह से बढ़ते हैं, ठीक है, नोकरेक से क्रम से हम लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह से, तो नोकरेक के बाद यहाँ पर जो पर्वत आता है जिसका नाम है चितमंग पर्वत, ठीक है, चितमंग पर्वत आता है। चितमंग के पर्वत के बाद जो है कि लुम किलोंग पर्वत आता है, ठीक है। लुम किलोंग, कौन सा पर्वत आएगा? लुम किलोंग पर्वत यहाँ पर आता है, लुंग किलोंग। और जितने भी लुंग नाम से पर्वत होंगे वो सारे के सारे आपके मेघालय में होंगे, ठीक है। तांग पर्वत से संबंधित जितने भी पर्वत आएंगे मिजोरम में होंगे, और लुम्ब नाम से पर्वत जितने भी होंगे वो सारे के सारे मेघालय में होंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है कि आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो खांसी पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। खांसी के बाद जो है कि शिलोंग की पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, फिर जयंतिया की पहाड़ी यहाँ पर आती हैं, ठीक है। तो गारो, खांसी, जयंतिया क्रम से हैं, गारो, खांसी और जयंतिया, ठीक है। और इसी के मध्य यहाँ पर खांसी और जयंतिया के मध्य में आती है आपकी शिलोंग की पहाड़ियाँ, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अब अगले उड़ीसा की तरफ हम बढ़ते हैं। उड़ीसा में जो प्रमुख रूप से यहाँ पर जो पर्वत हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो उड़ीसा के सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मलयागिरी या मलयगिरी पर्वत है। फिर उसके बाद जो है कि नीमगिरी पर्वत यहाँ पर आता है, नीमगिरी और महेंद्रगिरी। एक पर्वत यहाँ पर आपको याद रखना, महेंद्रगिरी से नीचे जिस पर्वत का नाम है देमाली पर्वत, ठीक है। देमाली पर्वत भी कहाँ पर है? उड़ीसा में ही है। तो 3 पर्वत क्रम से लगाने हैं। सबसे उत्तर में आता है मलयगिरी, फिर नीमगिरी आता है, फिर महेंद्रगिरी आता है, और एक महेंद्रगिरी तमिलनाडु में भी है, जबकि एक महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में भी है। और महेंद्रगिरी से नीचे आता है देमाली पर्वत आता है। तो ये क्रम से लगा दिए हैं, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। दक्षिण में देमाली, फिर उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो महेंद्रगिरी, फिर जो है उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो नीमगिरी, फिर उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो मलयगिरी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के पर्वत की। ये पूरा का पूरा क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की अगर हम पर्वतों की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो यहाँ पर प्रमुख रूप से जो सबसे पहले इधर पर के क्षेत्र में जो एक पर्वत आता है जिसका नाम है बरिजोल्ला पर्वत आता है, ठीक है। बरिजोल्ला पर्वत क्या है? बरिजोल्ला
आधा लौ पूरा लौ फिर ला, ठीक है। बरीजोल्ला पर्वत कहाँ पर आता है, यहाँ पर के क्षेत्र में आता है बरीजोल्ला पर्वत। बरीजोल्ला पर्वत की तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो अमाकोंडा पर्वत आता है, अमाकोंडा। जितने भी कोंडा नाम से पर्वत आएंगे वो सारे के सारे अब आंध्र प्रदेश में होंगे। जितने भी कोंडा नाम से पर्वत आएंगे वो सारे के सारे कहाँ पर होंगे, आंध्र प्रदेश में होंगे। अमाकोंडा यहाँ पर आएगा, फिर गांधी हिल्स उसके नीचे यहाँ पर आती है गांधी हिल्स। गांधी हिल्स के नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो भैरवकोंडा पर्वत आएगा, ठीक है। भैरवकोंडा के नीचे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो जो है कि नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला आती है, यहाँ पर नल्लामलाई आती है। नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला में ही यहाँ पर हम देखते हैं कि निशान कोंडा यहाँ पर आता है, निशान कोंडा पर्वत आता है। निशान कोंडा पर्वत के ही नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर जो है कि बिल्ली कोंडा पर्वत आता है, बिल्ली कोंडा, ठीक है। यहाँ पर जो है कि पालकोंडा पर्वत आता है, फिर उसके नीचे पालकोंडा पर्वत आता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है शेषांचल हिल्स यहाँ पर आती है, शेषांचल हिल्स, ठीक है। शेषांचल हिल, शेषांचल हिल के नीचे जो है कि की तरफ जाते हैं तो अर्धगिरी कोंडा भी यहाँ पर आता है, अर्धगिरी कोंडा तमिलनाडु की सीमा के साथ अर्धगिरी कोंडा, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी उम्मीद है। अब बढ़ेंगे अगले तमिलनाडु के पर्वतों के बारे में। तो तमिलनाडु में सबसे पहले तो यहाँ पर जो है कि आपको ध्यान देना है कि जो पर्वत श्रृंखला है वो है जवादी हिल्स, ठीक है। कौन सी है, जवादी हिल्स है। जवादी हिल्स की तरफ अगर हम नीचे की तरफ इस तरह से क्रम से लगाएंगे तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं नीलगिरी आती है। नीलगिरी में जो है कि दोड्डा बेटा सबसे ऊंची चोटी आती है, ठीक है, दोड्डा बेटा आती है। दोड्डा बेटा के नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे तो मुकुर्थी पर्वत यहाँ पर आता है, मुकुर्थी, ठीक है, मुकुर्थी पर्वत यहाँ पर आएगा। और मुकुर्थी पर्वत से नीचे की तरफ हम अगर बढ़ेंगे तो कोलारी बेट्टा यहाँ पर आता है, ठीक है, कोलारी बेट्टा। कोलारी बेट्टा कहाँ पर है, तमिलनाडु में है कोलारी बेट्टा। कोलारी बेट्टा की से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है कि अन्नामलाई पर्वत आता है। अन्नामलाई पर्वत की पहाड़ियाँ आती हैं। अनाईमुदी जो कि आपके केरल में है सबसे ऊंची चोटी जिसकी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ आती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों के नीचे की तरफ हम जाते हैं तो पेरूमाल पर्वत यहाँ पर आता है। क्या पर्वत आता है, पेरूमाल पर्वत यहाँ पर आता है, पेरूमाल, ठीक है। पेरूमाल पर्वत से नीचे को हम आ जाएंगे तो पलनी हिल्स यहाँ पर आएंगे, पलानी हिल्स या पलनी हिल्स कह लीजिए, पलानी कह लीजिए, पलनी कह लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे की तरफ हम जाते हैं तो कोट्टाई मलाई पर्वत की कोट्टाई मलाई की पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, कोट्टाई मलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, कोट्टा मलाई की पहाड़ियाँ। फिर उसके नीचे कोट्टा मलाई की पहाड़ियों के नीचे अगस्त मलाई पहाड़ी आती है, अगस्त मलाई। अगस्त मलाई के सबसे नीचे यहाँ पर अगस्त मलाई है तो अगस्त मलाई की सबसे नीचे यहाँ पर जो है वो आता है महेंद्रगिरी, ठीक है। अगस्त मलाई से नीचे आता है महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी से एक अंत का जो पर्वत यहाँ पर है कन्याकुमारी के क्षेत्र में, उस पर्वत का नाम है मुरुन थुबाज मलाई, मुरुन थुबाज मलाई, ठीक है। मुरुन थुबाज मलाई पर्वत अंत का आता है, मुरुन थुबाज मलाई। हो सकता है कि इसको बहुत सारे लोग कुछ अलग नाम से भी प्रोनाउंसिएशन करते हों, लेकिन जो मैं इसको कह रहा हूँ मुरुन थुबाज मलाई नाम से इसको जानते हैं। फिर उसके ऊपर महेंद्रगिरी आता है, महेंद्रगिरी के ऊपर अगस्त मलाई आता है। अगस्त मलाई के ऊपर जो है कि हम देखते हैं कि कोट्टाई मलाई पर्वत आता है। कोट्टाई मलाई से ऊपर जो है कि पलनी हिल्स आती हैं, पलनी हिल्स से ऊपर अनाईमुदी अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती हैं। फिर यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि जो बीच में अभी पेरूमाला भी आता है, ठीक है। फिर सबसे ऊपर आती हैं जवादी हिल्स आती हैं। जवादी हिल्स से नीचे की तरफ नीलगिरी यहाँ पर आती हैं, मुकुर्थी आता है और कोलारी बेट्टा यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए केरल राज्य की अगर बात करते हैं जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो सबसे इस तरह से यहाँ भी हम चलेंगे, सबसे उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ हम यहाँ पर चलेंगे तो उत्तर में जो सबसे पहले यहाँ पर आता है बनसुरा आता है, बनसुरा चेम्बरा पर्वत आता है जिसको हार्ट लेक भी यहीं पर है, हार्ट लेक के नाम से भी इसको जाना जाता है, बनसुरा चेम्बरा हार्ट लेक के नाम से इसको जाना जाता है सबसे ऊपर। फिर जो है कि बिल्लारी माला पर्वत आता है, बिल्लारी माला, ठीक है। बिल्लारी माला पर्वत के बाद जो है कि हम देखते हैं करदीमाल पर्वत आता है, करदीमाल पर्वत केरल में ही है, करदीमाल पर्वत। करदीमाल पर्वत के नीचे की तरफ हम जाते हैं तो शीसपारा पर्वत यहाँ पर आता है। शीसपारा पर्वत की तरफ से हम नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनाईमुदी से पहले यहाँ पर तमिलनाडु के क्षेत्र में अंगीडा पर्वत आता है, अंगीडा, ठीक है, अंगीडा पर्वत। अंगीडा पर्वत से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पर आता है उरकम पर्वत आता है। उरकम पर्वत के बाद आता है अनाईमुदी, उरकम पर्वत के बाद क्या आता है, अनाईमुदी। अनाईमुदी के नीचे एक पर्वत और है जिसका नाम है मिसापुल्ली माला, ठीक है, मिसापुल्ली माला, ठीक है, मिसापुल्ली माला या मिसापुल्ली मल कह सकते हैं, मिसापुल्ली माला कह सकते हैं, जो भी आप उच्चारण इसको कर सकते हैं, मिसापुल्ली माला या मिसापुल्ली मल, ठीक है, वो केरल में ही है, ठीक है।
चलिए, कर्नाटक की अगर बात करते हैं, कर्नाटक ये पूरा क्षेत्र कर्नाटक है। कर्नाटक के क्षेत्र के अगर प्रमुख पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले तो जो टॉप में यहाँ पर जो पर्वत आता है जिसका नाम है सोंगसोगोर, सोंगसोगोर पर्वत। सोंगसोगोर पर्वत यहाँ पर है। सोंगसोगोर पर्वत के नीचे जो पर्वत आता है कोंडा चंद्री पर्वत आता है। कोंडा चंद्री, कोंडा चंद्री अगला पर्वत है। कोंडा चंद्री के बाद जो कि पर्वत आता है माउंट मेरथी पर्वत यहाँ पर आता है। माउंट मेरथी, ठीक है, माउंट मेरथी पर्वत आता है। माउंट मेरथी पर्वत के बाद जो है कि एक मोस्ट पर्वत है जिसका नाम है बाबा बुदनगिरी, बाबा बुडन, बाबा बुडन, बाबा बुडनगिरी पर्वत यहाँ पर आता है। बाबा बुडनगिरी, बाबा बुडनगिरी के बाद जो है कि मुल्लायनगिरी पर्वत आता है। मुल्लायनगिरी पर्वत के बाद जो है कि पुष्पगिरी पर्वत यहाँ पर आता है। पुष्पागिरी कह लीजिए या पुष्पगिरी पर्वत कह लीजिए। पुष्पगिरी पर्वत के बाद जो है कि ब्रह्मगिरी पर्वत आता है। ब्रह्मगिरी पर्वत के बाद यहाँ पर कुंद्रेमुख पर्वत आता है। सबसे अंत में कौन सा आता है? कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख से ऊपर आता है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से ऊपर आता है पुष्पगिरी, पुष्पागिरी कह लीजिए, पुष्पगिरी कह लीजिए। पुष्पगिरी से ऊपर जो आता है वो मुल्लायनगिरी पर्वत आता है। मुल्लायनगिरी पर्वत से ऊपर जो पर्वत आता है वो बाबा बुडनगिरी आता है। बाबा बुडनगिरी से ऊपर जो पर्वत आता है वो माउंट मेरथी आता है। मेरथी पर्वत आता है। माउंट मेरथी से ऊपर जो है कि वो आपका पर्वत आता है कोंड चंद्री पर्वत आता है। कोंडा चंद्री या कोंड चंद्री। कोंडा चंद्री से ऊपर जो पर्वत आता है सबसे टॉप में यहाँ पर महाराष्ट्र की सीमा के साथ लगा हुआ, वह पर्वत आपका है सोंग सोंगसोगोर, ठीक है, सोंगसोगोर कह लें, सोंगसोगोर पर्वत। अलग अलग तरीके से इसको बहुत सारे लोग अलग अलग अपने हिसाब से उच्चारण करते हैं, सोंगसोगोर पर्वत होगा, ठीक है। चलिए, अब महाराष्ट्र के पर्वतों की अगर बात करते हैं तो पूरा का पूरा यह महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह है आपका कलसुबाई। तो कलसुबाई की अगर हम बात करते हैं तो कलसुबाई जो हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है कलसुबाई। और कलसुबाई से ऊपर जो पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, कलसुबाई के बाद जो है कि रतनगढ़ यहाँ पर आएगा इसके नीचे, ठीक है। सबसे ऊपर कलसुबाई आएगा, कलसुबाई के नीचे रतनगढ़ आएगा, रतनगढ़ के नीचे घनचक्कर पर्वत आता है, घनचक्कर पर्वत के नीचे जो है कि तारामती आता है, ठीक है, तारामती आता है। और तारामती के नीचे जो है हरिश्चंद्रगढ़ आता है, हरिश्चंद्रगढ़ के बाद महाबलेश्वर आता है, ठीक है। सबसे नीचे महाराष्ट्र में महाबलेश्वर आएगा, फिर हरिश्चंद्रगढ़, फिर तारामती पर्वत, फिर जो है घनचक्कर पर्वत, फिर रतनगढ़ पर्वत, फिर आएगा आपका कलसुबाई पर्वत, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। चलिए, बढ़ेंगे अगले प्रश्न, अगले राज्य की तरफ। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण जो एक चोटी है धूपगढ़ चोटी, सबसे ऊंची चोटी है यहाँ की। सतपुड़ा की ये ऊंची, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। यहीं पर पंचमढ़ी भी स्थित है, ठीक है। पार्श्वनाथ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, झारखंड में है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है पार्श्वनाथ। और छत्तीसगढ़ में केवल एक चोटी आपको याद रखना है कि जो कि आपके यहाँ पर के क्षेत्र में स्थित है। आपके जो तेलंगाना और उड़ीसा के क्षेत्र लास्ट यहाँ पर जो बॉर्डर का क्षेत्र है यहाँ पर आता है, जिसका नाम है डोली गुट्टा, ठीक है। डोली गुट्टा पर्वत यहाँ पर है आपका, डोली गुट्टा छत्तीसगढ़ में है। डोली गुट्टा मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है, डोली गुट्टा कहाँ पर है? आपके छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे पहले यहाँ पर तो गोरखनाथ पर्वत आपको पता ही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वत है यहाँ पर आता है जिसका नाम है गब्बर हिल्स। गब्बर हिल्स यहाँ पर गुजरात में है, गब्बर हिल्स। गब्बर हिल्स अब नीचे की तरफ हम बढ़ेंगे पहले और फिर इस तरह से इनको क्रम से लगाएंगे, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखला आती है उसका नाम है घिनोधार हिल्स यहाँ पर आता है, ठीक है। कौन सी? घिनोधार हिल, घिनोधार हिल्स, यहाँ पर घिनोधार हिल आएगा। और यहाँ पर जो पर्वत होगा वो आपका होगा गब्बर हिल्स। फिर घिनोधार हिल आएगा। घिनोधार हिल के आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा पावागढ़, पावागढ़ हिल्स आएगा। कहाँ पर है? गुजरात में पावागढ़। पावागढ़ के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वर्धा हिल्स यहाँ पर आती है, वर्धा हिल्स। वर्धा हिल्स के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ओसा ओसम हिल्स आती है। कौन सी आती है? ओसम हिल्स यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है ओसम हिल्स, ठीक है। ओसम, ओसम हिल्स यहाँ पर आएंगी। ओसम हिल्स के बाद हम देखते हैं गिरनार हिल्स आती है और गिरनार हिल्स में ही ये गोरखनाथ हिल्स है, ठीक है। गिरनार हिल्स और गोरखनाथ हिल यहाँ पर आता है। फिर जो है कि गिर हिल भी यहीं पर है, गिर की पहाड़ियाँ, गोरखनाथ और उसके बाद गिरनार, ठीक है। गोरखनाथ हो गया, गिरनार हो गया और गिर हिल्स हो गया, ठीक है।
और उसके बाद हम आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं तो जो यहाँ पर मांडव की जो पहाड़ियाँ हैं, इस क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी है, जिसका नाम है नंदी नंदी बेलोर। ठीक है, नंदी बेल्ला, नंदी बेल्लो, नंदी बेल्ला पर्वत इसको कहेंगे। ठीक है, नंदी बेल्ला ही कहेंगे। ठीक है, नंदी बेल्ला। ठीक है, क्या कहेंगे? नंदी बेल्ला पर्वत। ठीक है, नंदी बेल्ला पर्वत यहाँ पर आता है, जो कि गुजरात के क्षेत्र में नंदी बेल्ला पर्वत। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होंगी। देखिए अब यहाँ पर अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई आपको ध्यान रखना है कितनी है, 17-22 मीटर ऊंचाई है, जो कि माउंट आबू के पास ये गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। तो ये चीज़ें थी पर्वतों के बारे में, जो कि प्रत्येक राज्य के जो महत्वपूर्ण पर्वत हैं वो हमने क्रम से लगाने की कोशिश करी, दिशाओं के आधार पर, उत्तर से दक्षिण की तरफ और पूरब से पश्चिम, जिस भी तरह से उनका विस्तार था वैसे हमने रखने की कोशिश करी। आप इनको सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, देखिए अब कुछ घाटियाँ रही हैं तो घाटियों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो घाटियों की बात करते हैं तो कुल्लू घाटी के बारे में हमने बात करी थी, हिमाचल, और ये लगभग आप देखेंगे 24-38 मीटर की ऊंचाई पर ये मरखा घाटी लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जुकू पर्वत पर हमने बोला था, जुफू पर्वत पर जुकू घाटी है नागालैंड राज्य पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, और जो है कि जो सांगला घाटी है किन्नौर के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में है, ये हम बता ही चुके हैं। और साथ ही जो ये घाटी है उसके चारों ओर जो है कि ये पर्वतों से घिरी पड़ी है, और यहीं से जो है कि वस्पा नदी भी बहती है। ठीक है, और थुयांग घाटी बता चुके हैं, गंगटोक सिक्किम में है, और अपने रोडोडेड्रॉन की झाड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। तो इसको हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है थुयांग घाटी को। ठीक है, साइलेंट वैली, शांत वैली, मौन घाटी केरल में है, जो कि पलकक्कड़ पालघाट के अंतर्गत नीलगिरी की पहाड़ियों में ये स्थित है शांत घाटी। ठीक है, और यहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पर बनाई जा रही है। इसके अलावा कुछ जो प्रमुख घाटियां हैं उनके बारे में बात करते हैं तो नुब्रा घाटी, अधिकतर ये जम्मू कश्मीर में जो घाटियां लिखी गई हैं वो अधिकतर अब लद्दाख में आ गई हैं, अपडेट नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सा ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो नुब्रा घाटी लद्दाख में है, मरखा घाटी, यहाँ पर मरखा हो गया, माँ नहीं होना चाहिए, सुरू घाटी, जास्कर घाटी, ये सारी लद्दाख में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जो गुरिज घाटी है वो भी आपके लद्दाख के क्षेत्र में ही है, गुरिज घाटी। ठीक है, बेताल घाटी हो गया। ठीक है, बेताब घाटी। ठीक है, बेताब घाटी कहाँ पर है? ये आपके कश्मीर के क्षेत्र में पहलगाम में। ठीक है, बेताब घाटी आपको ध्यान देना है, कश्मीर घाटी। और वसगस घाटी, वगस घाटी आपको ध्यान देना, वगस घाटी कहाँ पर है? वगस घाटी आपके भी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में ही है। ठीक है, तो ये प्रमुख घाटियाँ हैं आपको ध्यान जो याद रखनी है। हिमाचल में अगर बात करें, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी आप जानते होंगे, चंपा घाटी यहाँ पर हो गया, चंबा। ठीक है, भाखड़ा नागल घाटी आप जानते हैं, और सांगला घाटी हम बता ही चुके हैं। इसके अलावा जो है कि लुंग वैली आप ध्यान दीजिए। ठीक है, और लाहौल इस घाटी, लाहौल स्पीति लाहौल घाटी भी आपको यहाँ पर देना है, स्पीति घाटी भी यहीं पर है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, स्पीति घाटी तो जो आपके लद्दाख के क्षेत्र में आएगा। ठीक है, और जो कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र बॉर्डर में है। उत्तराखंड की प्रमुख घाटियाँ यहाँ पर आपको देना, टोंस घाटी, फूलों की घाटी, जौहार घाटी, भिलंगना घाटी, हर की दून की घाटी, नीति घाटी, मांडा घाटी, मंदाकिनी घाटी, तो ये बहुत सारी घाटियाँ हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख घाटियाँ हैं उसमें अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के क्षेत्र में, तो कास पठार घाटी आपको देखना, सतारा के क्षेत्र में मध्य ये। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि केरल कर्नाटक तमिलनाडु के क्षेत्र में देखेंगे सरवती घाटी। ठीक है, कर्नाटक के क्षेत्र में सरवती घाटी है, साइलेंट वैली भी कर्नाटक के क्षेत्र, केरल के क्षेत्र में है, और केटी घाटी और ऊटी कावेरी घाटी कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में है। ठीक है, तो ये सारी की सारी घाटियाँ आपको ध्यान देनी है। आंध्र प्रदेश की मोस्ट इंपोर्टेंट घाटी है अराकू घाटी, विशाखापट्टनम में है अराकू घाटी। और यहाँ पर एक और आंध्र प्रदेश में जो प्रमुख घाटी है जिसका नाम है नद्याल घाटी। ठीक है, नद्याल घाटी और अराकू घाटी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। अगर बात करते हैं उड़ीसा और झारखंड छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर जो है कि एक प्रमुख जो घाटी है पतरातू घाटी, पतरातू घाटी झारखंड की मोस्ट इंपोर्टेंट घाटी है, आपको ध्यान देना है पतरातू। ठीक है, पतरातू। पश्चिम बंगाल की एक घाटी यहाँ पर है जो कि नीरा घाटी है, जो आपको ध्यान देना है, नीरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। सिक्किम में जो है कि चुम्बी घाटी है, और जो कि महत्वपूर्ण है, और
थुयांग घाटी तो हम बता ही चुके हैं, ठीक है। थुयांग घाटी यहाँ पर ये मिस्टेक है, थुयांग घाटी यहाँ पर होगा, ठीक है। थुयांग घाटी और चुम्बी घाटी बता चुके हैं सिक्किम राज्य में। असम और मेघालय के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो असम जो है कि यहाँ पर शिलोंग मेघालय के क्षेत्र में आप देखेंगे लेटलम घाटी यहाँ पर है, लेटलम घाटी मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेटलम घाटी कहाँ पर है? मेघालय में है लेटलम घाटी। मणिपुर के क्षेत्र में मिजोरम और नागालैंड में देखें तो यहाँ पर जो है कि कबाब घाटी, ठीक है। मणिपुर के क्षेत्र में है कबाब घाटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नागालैंड में जो घाटी है इम्फाल घाटी तो आप पहचान ही लेंगे, मणिपुर में है। कबाब घाटी आपको ध्यान देना है। और साथ ही जो है कि डेजडू घाटी, ठीक है। डेजडू घाटी जो है वो नागालैंड में है, डेजडू घाटी। और जुकाओ घाटी कहाँ पर है? जुकाओ भी घाटी भी नागालैंड में, जुकाओ घाटी और डेजडू घाटी नागालैंड में है। इसके अलावा तलावंग घाटी, तलावंग घाटी की बात करें, तलावंग घाटी आपकी कहाँ पर है? मिजोरम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तलावंग घाटी मिजोरम में है। अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख घाटी है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो प्रमुख घाटी है उसमें आप देखेंगे जीरो घाटी आएगा। और निचला दिहांग और दिवांग घाटी तो आप जानते ही हैं, इनको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जीरो घाटी आपको ध्यान देना है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। जुकाओ घाटी नागालैंड और डेजडू घाटी नागालैंड में और तलवांग घाटी मिजोरम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कबाब घाटी जो है वो आपके मणिपुर में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आप समझे होंगे और वीडियो का अंक हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो। वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों से साझा करें। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव सुधार को लेकर के, त्रुटि को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें, अपने आसपास के ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें इस संकट के समय में जितने आपके पास क्षमताएँ हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंक में, और अपनी पढ़ाई पर नियमित लगातार फोकस बनाए रखें। ज़्यादा नकारात्मक ना सोचें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें। सब जो भी चीज़ें होंगी, अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ सारी चीज़ें जल्द से जल्द बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।